हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? विशाल कुमार बिंद, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, जबरदस्त होंगे बेटा। तो चलिए, विशाल कुमार बिंद, आशुतोष, खुशी, जहान, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। सभी को दीक्षा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राजेश प्रजापति गुड इवनिंग, कुमकुम मिश्रा गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। सभी को आकाश, प्रिंस चौहान, शिवानी सिंह गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। ऑल ऑफ यू। ताबिश मलिक गुड इवनिंग बेटा, सृष्टि अग्रवाल गुड इवनिंग, आयुषी मौर्य गुड इवनिंग, अनुराग सिंह ठाकुर शुभ संध्या बेटा, मोनी चौधरी हेलो बेटा, कुमकुम मिश्रा हाउ आर यू सर? आई एम फाइन बेटा। रचना गुड इवनिंग बेटा, ज्योति शर्मा गुड इवनिंग बेटा, द्रफूल चंद यादव गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जय बजरंग बली की। तो बेटा चलिए आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। प्रिंस चौहान गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग बेटा। अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ा था और पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था जनन, देखा था, और जनन के साथ साथ अलैंगिक जनन की विधियां और सोच प्रवर्धन यानी कि कायिक जनन, इन चीजों को देखा था। प्रियांशी वर्मा आई एम फाइन बेटा, हेमराज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बेटा, इंद्रू गुड इवनिंग, सृष्टि अग्रवाल सर फर्स्ट चैप्टर कट गया है बेटा। अभी बताया मैंने कि एनसीईआरटी की तरफ से जो कटा है सो कटा है, लेकिन यूपी बोर्ड यानी कि यूपी एमएसपी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया बेटा, इसीलिए हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और जो भी पढ़ाया जा रहा है आपके लिए काम ही देगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कहीं ना कहीं काम देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। सर वॉइस एंड वीडियो का इशू हो रहा नहीं बेटा, वॉइस आई थिंक क्लियर है। कल क्लास कितने नहीं चली? कल क्लास क्यों नहीं चली बेटा? कल क्लास चली थी, फ्री वाली क्लास रहती है जी। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? ऑल क्लियर? आई थिंक सबको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। वॉइस जा रही है नीट में? हाँ ओके बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो आपका दूसरा चैप्टर है, अध्याय का नाम आप लोगों को पता है ना सर? वीडियो बंद हो गया है बेटा, आपके मोबाइल में कुछ इश्यू होगा टावर का, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। सौरभ कुमार हाय, कैसे हैं आप बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद सुहैब। ओके बेटा, सब लोग चेक करें। तो दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर आपने देखा होगा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। बेटा अभी तक, राधे 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 बेटा, सत्यवीर पांडे नमस्ते बेटा। अभी तक जो हम लोगों ने किया था, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? अलैंगिक जनन, पुष्पों यानी कि पेड़ पौधों के अंदर क्या किया था? अलैंगिक जनन को पढ़ा था। अब आज से हम पढ़ने वाले हैं, आज से हम देखने वाले हैं कि पेड़ पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन का प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर कौन सा होता है और कैसी उनकी प्रक्रिया होती है, इन चीजों को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद करेंगे और स्क्रीन पे एक बार ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सत्यवीर पांडे मंजनपुर से नमस्ते बेटा, बहुत अच्छे बेटा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज हम क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं पुष्प की संरचना। क्या सीखने वाले हैं? पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना बेटा हम पढ़ने वाले हैं बेटा। हाँ, न्यू चैप्टर है बेटा, विशाल कुमार बिंद। तो पुष्प की संरचना हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या नीट में या कई जगह बहुत ज्यादा बनता है बेटा, कि पुष्प के अध्ययन को, पुष्पों के अध्ययन को कहते क्या है? कोई कमेंट करे अगर किसी को पता हो कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बायोलॉजी के अंदर जो पुष्पों का अध्ययन उसको क्या कहा जाता है? सचिन यादव संग, क्या कह रहे हो बेटा? सचिन यादव नहीं पता। सतवीर तरफ से नमस्ते। शंकरपुर की तरफ से नमस्ते बेटा। बॉटनी जनन सर हाथ से डायग्राम बनाना, ओके बेटा, हाथ से भी डायग्राम बनाएंगे और आपको 3D भी दिखाएंगे। सबसे अच्छा हो जाए 3D आप समझेंगे बेटा, 3D बिल्कुल दिखाया जाएगा आपको, हर लेक्चर में आपको 3D मिलेगा जिससे आपको बेस्ट समझ में आए। खुशी पटेल गुड इवनिंग बेटा, कौशल सौरभ ओके बेटा। तो नहीं पता मुझे लगता है। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी में पुष्पों के अध्ययन को, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या बोला जाता है बेटा? एंथोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर पुष्पों के अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी। ठीक है बेटा, क्लास मिस हो गया था। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले हम देखते हैं पुष्प के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प की संरचना क्या होती है। चूंकि आप लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब जब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होना है तो पहले हम ये देखते हैं कि लैंगिक जनन होगा किसमें। तो लैंगिक जनन होता है आवृत्तबीजी यानी कि उच्च कोटि के जो पादप हैं। बेटा कमेंट बंद कर दीजिए, एकदम से कमेंट बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए फिर कमेंट करिए। राहुल यादव नमस्ते बेटा, आप कमेंट नहीं करना, थोड़ी देर देख लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा कमेंट करने के लिए। तो हमको क्या पढ़ना है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब चूंकि हमको सबसे पहले देखना है कि किस प्रकार के पादपों के अंदर, किस प्रकार के प्लांट्स के अंदर जो लैंगिक जनन का प्रोसेस होता है वो होता है। तो बेटा दो तीन चीजें याद रखिएगा। पहली बात, किन प्लांटों के अंदर होगा, जो आवृत्त बीजी होंगे यानी कि उच्च कोटि के पौधे होंगे। आवृत्त बीजी मतलब जिनका बीज आवरण से ढका होगा। आवृत्त बीजी उच्च कोटि के पादपों के अंदर क्या पाई जाती है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। और इनमें क्या होगा, लैंगिक जनन के लिए क्या पाया जाएगा, एक संरचना पाई जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्प। अर्थात लैंगिक जनन उन्हीं पादपों में ही होगा जिनमें क्या होगा, पुष्प पाया जाएगा। क्योंकि पुष्प क्या होता है बेटा, पुष्प भले ही कलिका से बनता है, प्रवर्ध कलिका होती है, लेकिन पुष्प क्या है, पौधे का जनन अंग है। क्या है, पुष्प क्या है, पुष्प के बारे में ये भी कह सकते हो कि पुष्प पौधे का जनन अंग है। बचपन पे आप लोगों ने पुष्पों को काफी देखा होगा, एंजॉय किया होगा। एक वो होता है ना कि आपने गेंदा का पुष्प देखा होगा। बचपन में आप लोग क्या करते थे बेटा, गेंदा के पुष्प के ऊपर वाले पार्ट्स को निकाल कर नीचे एक छोटा सा निकला करता था, उसको आप लोग खाया करते थे। वो क्या रहता था, पुष्प का अंडाशय हुआ करता था। वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पुष्प क्या है, तो पुष्प पौधे का जनन अंग भी है, और एक कलिका के द्वारा क्या होता है, पुष्प बनता है। और पुष्प का ही काम है पौधे का जननांगों का निर्माण करना और जनन का प्रोसेस बनाना। कैसे करता है, किस प्रकार करता है, ये सब देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, पुष्प की संरचना। सर आप बनाना, सर पुष्प आप, बिल्कुल बेटा मैं बनाऊंगा, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, करवाएंगे बेटा, सबका एक्सरसाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बना बनाया फूल देख लीजिए। एक फूल के अंदर कितने चक्र पाए जाते हैं, 4 चक्र। एक पुष्प है अगर, तो उसके अंदर 4 चक्र पाए जाते हैं। फुल स्क्रीन नहीं दिखा रहा है बेटा, कोशिश करो, एक आध बार बंद करो, खोलो, आ जाएगा। तो पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है बाह्य दलपुंज। ये जो सबसे नीचे वाला चक्र आपको दिख रहा है, सबसे नीचे जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये सबसे नीचे जो दिख रहा है, यही क्या है, आपका बाह्य दलपुंज है, यानी कैलेक्स है। इसका क्या काम होता है बेटा, तो इसका काम होता है कि पहली बात, जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है तो उसकी रक्षा करने का दायित्व किसका होता है, इसका होता है। अगर ये ना होता तो पुष्प कलिका अवस्था में ही खत्म हो सकता था, उसके ऊपर बाहरी आक्रमण, कोई छोटा मोटा कीट खा सकता था, वो सूख सकता था, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी उसके साथ। लेकिन क्या होता है, जो बाह्य दलपुंज होता है वो क्या करता है, पुष्प की कलिका अवस्था में क्या करेगा, पुष्प की सुरक्षा करेगा। दूसरी बात इससे नोट कर लीजिए, दूसरी बात इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्प चाहे किसी भी कलर का होता है, भाई पुष्पों की दुनिया रंग बिरंगी होती है, बहुत सारे कलर के पुष्प होते हैं, लेकिन पुष्प चाहे जिस कलर का होगा, उसका बाह्य दलपुंज यानी कि कैलेक्स कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, हरे कलर का होगा। आपने देखा होगा कि हर पुष्प का कलर भले अलग है, लेकिन जो उसका बाह्य दलपुंज है वो क्या होगा, ये जो बाह्य दलपुंज सबसे नीचे वाला दलपुंज है, ये क्या होता है, हरे कलर का होता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या होता है, पुष्पासन, पुष्प जिसपे बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुष्प बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पुष्प का एक आसन बन रहा है और उस आसन के नीचे पुष्प बैठा हुआ है। तो इस वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है बेटा, पुष्पासन बोले। इसके बाद जो हमको दूसरा चक्र, ये है पहला चक्र। अब जो दूसरा चक्र हमको देखने को मिल रहा है, क्लोरा यानी कि दलपुंज। क्या मिल रहा है, दलपुंज। एक को बोलते हैं पेटल यानी कि दल बोलते हैं, एक को बोलेंगे पेटल यानी कि दल। और बहुत सारे पेटल मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दल पुंज हो जाएगा, यानी कि कोरोइला हो गया। ठीक है बेटा, सर नेक्स्ट साइड पे पुष्प बनाइएगा, बिल्कुल बेटा पुष्प बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फीटल है, दल है, बहुत सारे दल जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं दल पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह होता है बेटा, पुंज का मतलब क्या होता है, समूह होता है। अब इसका क्या काम होगा, तो इसका भी कोई ना कोई छोटा मोटा काम होगा कि नहीं काम होगा, भाई पीतल का या कुरेला का कोई ना कोई काम होगा। तो इसका काम है, यही क्या करता है, रंग बिरंगे कलर उत्पन्न करता है। हर एक पुष्प में ये जो दलपुंज होता है, इसी का कलर रंग बिरंगा होता है, और रंग बिरंगा कलर होने से क्या करता है, कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसका मेन काम है सुगंध का उत्पादन के साथ साथ इसका मुख्य काम है कि रंग बिरंगा होकर के क्या करेगा, कीटों को आकर्षित करेगा। जब कीट आकर्षित होंगे यानी कि माध्यम को आकर्षित करेगा, तभी परागण की प्रक्रिया हो पाएगी।
भाई जहां जहां पे पर परागण होता है वहां किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई कीट माध्यम बनेगा। अब कीट माध्यम कब बनेगा, कीट आएगा कब, जब उसे कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट करेगी। भाई आप किसी की तरफ कब जाओगे, जब वो आपको अट्रैक्ट करेगी, वो अच्छी दिखेगी, या कोई भी चीज है आपको अट्रैक्ट दिखा, आपको बहुत अच्छा दिखा, तो आप उसकी तरफ जाओगे। अगर अच्छा नहीं दिखा, उसमें कोई आपका हित नहीं है, तो आप उसकी तरफ नहीं जाओगे। तो वही सेम टू सेम होता है कि जो दल पुंज होता है, कोरेला होता है, इसका काम है माध्यम को आकर्षित करना, या हम कह सकते हैं कीटों को आकर्षित करना। किसके लिए, परपरागण के लिए। किसके लिए, परपरागण के लिए। इसके बाद हमको तीसरी चीज दिख रही, कौन सी तीसरी चीज दिख रही, तीसरी चीज हमको दिख रही पुमंग, माने इंड्रोसियम। क्या दिख रहा है, इंड्रोसियम यानी कि पुमंग। पुमंग में क्या होता है, तो पुमंग के अंदर क्या होता है बेटा, ये पुरुष का बहुत सारे पुंकेसर, ठीक है बेटा, पुरुष का नर भाग होता है। बहुत अच्छे प्रियांशी वर्मा, ये पुरुष का नर भाग होता है। जब बहुत सारे पुंकेसर मिल जाएंगे, जब क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पुंकेसर मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इंड्रोसियम बन जाएगा, यानी कि पुमंग बन जाएगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक ये आपको दिख रहा है फिलामेंट, यानी कि तंतु दिख रहा है, इसको पुतंतु बोलते हैं। पुरुष वाला तंतु है तो इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेटा डिफिनेशन मिलेगी। पुरुष वाला तंतु होता है, इसको क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। ठीक है बेटा, पुतंतु बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या है, एंथर यानी कि पराग कोश है। क्या है, पराग कोश है। क्या है, पराग कोश है। और इसी पराग कोश के अंदर पराग कण बन जाएंगे। सर सबका डिफिनेशन लिख दीजिए। ओके बेटा, इन सबका बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है। अब डिफिनेशन आपको एकदम से पुष्प का मादा भाग, ठीक है बेटा, ये पुष्प का नर भाग है। इसके बाद जो चौथा चक्र, इस पे क्या लिखेंगे आप लोग, यह पुष्प का चौथा चक्र है। क्या है बेटा, ये पुष्प का चौथा चक्र है। और इस चक्र में क्या पाए जाएंगे, इस चक्र में स्टिग्मा, स्टाइल, और क्या है, ओवरी, ओवल, यानी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड। मतलब बहुत सारे स्त्री केसर जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं गायनोसियम। क्या बनाते हैं, गायनोसियम। बहुत सारे स्त्री केसरों को अगर हम मिला दें, यानी कि बहुत सारे पिस्टिल को मिला दें, इनको मिला दें, तो क्या बन जाएगा, गायनोसियम बन जाएगा। और एक स्त्री केसर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, वर्तिका, और ऊपरी भाग ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। और फिर क्या है ये, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। ये 4 पार्ट्स होते हैं। किसमें, ये 4 पार्ट्स कहां पे होते हैं, जायांग पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक बार मैं बना दे रहा हूं। तो पहली बात, जैसे मादा वाले भाग की बात करें, जायांग की बात करें, तो जायांग का फिगर कुछ ऐसे होगा। ये हो गया वर्तिकाग्र। क्या हो गया, वर्तिकाग्र। वर्तिका के अग्रभाग, ये जो गोल गोल बनी है, ये क्या है, वर्तिका है। वर्तिका के अग्रभाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये पूरी क्या है, वर्तिका है। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, गोल गोल अंडाशय पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ऐसे ऐसे क्या पाए जाएंगे, बीजांड पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, बीजांड। अंडाशय, इसके बाद बीजांड। ठीक है, वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, फिर अंडाशय के अंदर बीजांड। ये सारे क्या हैं, तो ये हैं स्त्री केसर वाले, स्त्री वाले पार्ट, यानी कि इसको स्त्री केसर या बोला जाएगा जायांग। क्या बोला जाएगा, जायांग बोला जाएगा। बहुत सारे मिल जाएंगे तो जायांग हो जाएगा। इसके बाद नर वाले पार्ट्स की बात करें, ठीक है बेटा, नर वाले पार्ट्स की बात करें, तो जो नर वाला होता है बेटा, नर वाले पे क्या होता है, नर वाले में ये एक पुतंतु होगा, यानी कि फिलामेंट होगा, तंतु होगा। इसको पुतंतु भी कह सकते हैं, तंतु भी कह सकते हैं, पुंतंतु, पुतंतु भी कह सकते हैं, तंतु भी कह सकते हैं, पुतंतु। और इसके ऊपर क्या होता है, पराग कोश। क्या होता है, पराग कोश। और पराग कोश के अंदर छोटे 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 क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण। ये पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है बेटा, पराग कण पाए जाते हैं। इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, पुंकेसर। क्या बोला जाता है, पुंकेसर। क्या बोला जाता है, पुंकेसर, या बोला जाएगा पुमंग। पुंकेसर या पुमंग बोला जाएगा, पुंकेसर या पुमंग बोला जाएगा। ठीक है बेटा, पुंकेसर या पुमंग। डिफिनीशन बेटा किसकी चाहिए, इनकी डिफिनीशन पे आते हैं। जैसे पहले बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज डिफिनीशन लिखने का थोड़ा स्लाइड पे जगह नहीं, मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। बाह्य दलपुंज में आपको लिखना क्या है, यह पुष्प का सबसे पहला चक्र होता है,
यह हरे रंग का होता है, यह पुष्प का सबसे पहला चक्र होता है, यह हरे रंग का होता है और कलिकावस्था में ये क्या करता है, ये क्या करता है, कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करता है। यह पुष्प का पहला चक्र होता है, यह हरे रंग का होता है, कलिकावस्था में क्या करता है, ये क्या करता है, रक्षा करता है। फिर से देखना पड़ेगा वीडियो, पीडीएफ से ही हो जाता है। ओके बेटा, अगला दलपुंज की बात करें। दलपुंज क्या है, पुष्प का दूसरा चक्र है। यह क्या करता है, तो इसका काम होता है बेटा, पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल बेटा। दूसरा काम क्या है, दलपुंज का काम क्या है, इसका काम है कि कीटों को आकर्षित करना पर परागण के लिए। ठीक है, अगला है पुमंग। यह क्या होता है, पुष्प का नर वाला भाग होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी 3 संरचनाएं पाई जाती है, पुतंतु, और पुतंतु के साथ साथ पराग कोश और पराग कण। ठीक है, अगली बात है जायांग। जायांग का मतलब ये पुरुष का स्त्री वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। बहुत सारे स्त्री केसर मिल जाते हैं तो उसको गायनोसियम यानी कि जायांग बोलते हैं। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड। बेटा हैंड राइटिंग नोट पड़ी हुई है, आप लोग ऐप पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये हुई बात। अब आगे चलते हैं पुष्प के प्रकार की, कि पुष्प होते कितने प्रकार के हैं। क्या चलते हैं, पुष्प जिसमें केवल नर वाला भाग होता है, वो क्या, बहुत अच्छे बेटा प्रियांशी वर्मा, जिसमें केवल क्या होता है, नर वाला भाग होगा, जिसमें नर वाला नहीं, इसमें हम ये लिखेंगे जिसमें केवल नर या मादा। ठीक है बेटा, जिसमें केवल नर या मादा वाला, नर या मादा वाला भाग होता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब एक लिंगी पुष्प के उदाहरण क्या होंगे, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन है बेटा, किसी को पता है, पपीता और तरबूज। क्या है, पपीता आपने देखा होगा, पपीता और तरबूज, ये दोनों पुष्प क्या हैं, एक लिंगी हैं। मतलब इसमें या तो नर ही पाया जाएगा या तो मादा ही पाया जाएगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा बचपन पे या तो पहले कि कहीं कहीं पपीता लगा दिया जाता है, पपीता लगाने के बाद साल भर, 2 साल 3 साल उसमें फल आते ही नहीं है। क्यों नहीं आ पाते, मान लिया जाए वो नर वाला है और उसके बगल में मादा वाला नहीं है, परागण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तो उसमें साल भर फल नहीं आ पाएंगे। तो पपीता और तरबूज में क्या होते हैं, ये दोनों एक लिंगी हैं। इसके बाद उभयलिंगी। उभयलिंगी का होगा जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, सर रिपीट, ठीक है बेटा। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें केवल नर या मादा वाला भाग होता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज, पपीता में और तरबूज में। कभी कभी ऐसा होता है कि पपीता आपने लगा दिया और पपीता को लगाने के बाद क्या होता है, उसमें साल 2 साल 3 साल उसमें फल ही नहीं आते और वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कारण ये होता है कि उसके बगल में मान लीजिए वो नर है और मादा नहीं मिले, उसको नर है मादा वाला पार्ट नहीं मिला, तो क्या परागण की प्रक्रिया होगी नहीं, तो इसीलिए उसमें कभी फल नहीं बनते। अब दूसरी बात करते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, जिसमें क्या होंगे, दोनों पाए जाएंगे, नर और मादा दोनों पार्ट एक ही पुष्प के अंदर पाए जाएंगे। नर और मादा दोनों भाग क्या होंगे, एक ही पुष्प के अंदर पाए जाएंगे। उनको उभयलिंगी या द्विलिंगी, उभय मतलब दोनों यानी कि उभयलिंगी या द्विलिंगी। द्विलिंगी का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि नर और मादा दोनों पाए जाएंगे, तो क्या कहा जाएगा, उभयलिंगी या द्विलिंगी। अब द्विलिंगी कौन कौन होता है, तो आपने गुड़हल देखा होगा, गुड़हल का पुष्प क्या है, द्विलिंगी है, गुड़हल। और गुड़हल के साथ साथ और एक आध एग्जाम्पल बताइए। गुड़हल आपने देखा होगा, गुड़हल के साथ साथ आपने देखा होगा सरसों। क्या देखा होगा, सरसों। सरसों का पुष्प भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है। 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूं गुड़हल, ये दिख रहा होगा आपके सामने। इसमें दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन सी, दोनों संरचनाएं पाई जाएंगी, ये मादा वाली संरचना और ये नर वाली। क्या दिख रही है, ये नर वाली संरचना है, ये पुतंतु है और ये परागकोश है। परागकोश से परागकण निकल रहा है और चिड़िया परागकण लेकर के जा रही है। क्या कर रही है, और कहां कर रही है, वर्तिकाग्र में ले जाकर के परागकण को डाल रही है। और ये अंडाशय है, क्या है, अंडाशय है। और परागकण क्या हुआ, यहां से गया, पराग नलिका बनाया और पराग नलिका के बाद अंडाशय पे पराग नलिका चली गई। इसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। फिलहाल वो पढ़ाया जाएगा आपको एक बार फिर से। ओके बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए। ये एक पुष्प है, क्या है, पुष्प है, नीचे है बाह्य दलपुंज, ऊपर है दलपुंज। अब इससे ये नर वाला पार्ट है पुतंतु और परागकोश, परागकोश से ये परागकण निकलेगा।
ये परागकण निकला और एक चिड़िया क्या करी, परागकण उठा ले गई। उठाने के बाद इसके वर्तिकाग्र पे इसने उस परागकण को छोड़ दिया। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड आप लोग देख लीजिए इस पे। ठीक है बेटा, ये आगे जा रहा है और जाने के बाद क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, निषेचन हो रहा है। अब थोड़ा सा एक बार फिर से आते हैं। अब जिसमें चारों चक्र, एक बात और ध्यान दीजिएगा बेटा, चिड़िया लेकर कहाँ गई, कह दो, चिड़िया नहीं लेकर कह दो। ठीक है बेटा, अब एक चीज और ध्यान देना है आपको कि जिसमें चारों चक्र पाए जाते हैं, अब जिसमें चारों चक्र पाए जाएंगे उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण पुष्प कहा जाता है। जिसमें चारों चक्र, कौन कौन से चक्र, जिसमें चारों चक्र, चारों चक्र आपको समझ में आया कि नहीं बेटा, सबको क्लियर है, चारों चक्र, चारों चक्र सबको क्लियर है। चारों चक्र कौन कौन से चार चक्र हैं बेटा, देखा आप लोगों ने, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और क्या होता है बेटा बता दीजिए बेटा, नहीं समझ में आया क्या, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग, पुमंग। ठीक है बेटा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग, पुमंग, यानी कि जिसमें चारों चक्र होते हैं वो क्या कहलाएगा, पूर्ण पुष्प कहलाएगा। और जिसमें चारों चक्र नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण पुष्प। क्या कहलाया जाएगा बेटा, अपूर्ण पुष्प। ठीक है बेटा, समझ आया, सब लोग कमेंट, सब लोग वो करेंगे, समझ आया, पोल करेंगे सब लोग। तो जिसमें चारों चक्र पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, पूर्ण पुष्प कहलाएगा। और जिसमें, सर एक बार रिपीट कर दो, ओके बेटा, कुशाल कुमार, सर एक बार और, प्रीति कुशवाहा, ओके बेटा। तो एक पुष्प के अंदर चार चक्र पाए जाते हैं, कौन कौन से, आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज सबसे नीचे वाला जो हरा वाला होता है बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये क्या करेगा, तो कलिका अवस्था में क्या करेगा, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा चक्र है दलपुंज, दलपुंज क्या करेगा, रंग बिरंगा होगा, कीटों को आकर्षित करने का काम करेगा। तीसरा चक्र पाया जाएगा पुमंग, जो उसमें नर वाला भाग होगा। नर वाले भाग में कौन कौन से होंगे, पुतंतु, परागकोश और पराग कण। और चौथा चक्र होगा जायांग, जो कि क्या होता है, स्त्री केसर होता है, स्त्री वाला पार्ट होता है। वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, चार पार्ट होते हैं इसके। ओके बेटा, समझ में आया। अब सर पूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प का एग्जाम्पल, ओके बेटा, जिसमें चारों चीजें जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपने देखा होगा गुड़हल, जैसे देखा होगा तो गुड़हल पे अंडाशय परिपक्व नहीं होता, जहां पे चारों चक्र परिपक्व हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पूर्ण पुष्प हो जाएगा। जैसे सरसों पे आपने देखा होगा। ऑल क्लियर, ओके बेटा। अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं, एक बार एक चीज और आपको समझनी है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार कमेंट रोक दीजिए। ऑल क्लियर है भैया, प्लीज टाइम, हाँ बेटा टाइम को बिल्कुल ध्यान देंगे हम। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की होने वाली घटनाएं हमको इस चैप्टर में देखना क्या है, तो हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और कैसे कैसे पार्टीशन करके हमको पढ़ना है। तो जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है वो कई सारे चरणों में पूरा होता है। उसमें 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहले चरण क्या है, निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन से पूर्व क्या क्या होगा, कौन कौन सी संरचनाएं बनेंगी, कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। जैसे निषेचन से पहले युग्मक का निर्माण होगा, लघु बीजाणु मतलब पराग कणों का निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, और उधर बीजांड उजांड का निर्माण होगा, भ्रूण कोष का। तो मतलब निषेचन से पूर्व क्या होगा। इसके बाद निषेचन पढ़ेंगे, और निषेचन में हम कौन सा निषेचन पढ़ने वाले हैं, दोहरा निषेचन। क्योंकि पुष्पी पादपों में कौन सा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन होता है, या कि त्रिसंलयन, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन बोलते हैं। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम निषेचन से पूर्व कौन कौन सी चीजें घटना होती हैं उनके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज फिर जानेंगे, निषेचन पे पहुंचेंगे, द्विनिषेचन देखेंगे, और इसके बाद देखेंगे निषेचन के पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं और कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। जैसे अंडाशय कैसे फल में बदलेगा, बीजांड से कैसे बीज बनेगा, वो सारी घटनाएं। मतलब इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में करके पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे, और 3 पार्ट करके पढ़ने वाले हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे निषेचन के पूर्व की घटनाएं एवं संरचनाएं। निषेचन के पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और वो कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, वो चीज देखने वाले हैं हम लोग। तो निषेचन के पूर्व कौन सी घटनाएं होंगी, तो सबसे पहली घटना क्या होगी, लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन। भाई पुष्प का नर वाले जो परिपक्व होंगे परागकणों को लघु बीजाणु बोलते हैं, तो उनके जनन की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। और दूसरी प्रक्रिया मादा के लिए है दीर्घ बीजाणु जनन। और एक बात नोट करके लिख लीजिए कि आपके पुष्प की संरचना और इसके साथ साथ लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से
लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलना है तो मिलना है। पुष्प की संरचना भी इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन, और ये दोनों कहाँ आते हैं, निषेचन के पूर्व वाली घटनाएं। तो कैसे होते हैं, क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर द्वारा देखेंगे। ओके बेटा, ओके सर नोट कर लेंगे। ओके बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो निषेचन के पूर्व क्या होगा, पहली बात नर वाले तरफ क्या होगा, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन मतलब पराग कणों की बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। बस करिए सर, क्या हुआ बेटा, आरिताश्री। और दूसरी संरचना है दीर्घ बीजाणु जनन। क्या होता है, दीर्घ बीजाणु जनन। आरिताश्री कल पढ़ाइएगा अब। क्यों बेटा, क्या हुआ, अभी तो 25 मिनट ही हुए हैं, 45 मिनट आपकी क्लास है बेटा। आरिताश्री क्या दिक्कत है आपको। अतुल, परागण क्या होता है, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। सर ब्लैक में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है। ओके बेटा, लघु बीजाणु जनन, दीर्घ बीजाणु जनन, इन चीजों को देखना है। और आज हम सबसे पहले लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणु बनते हैं, यानी कि पराग कण बनते हैं। तो पहले हमें स्ट्रक्चर देखना होगा पराग कोश का, इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है बेटा, पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे पराग कोश का। तो निषेचन की पूर्व घटनाओं में क्या क्या है, नर जननांगों में पराग कोश, लघु बीजाणुधानी, पराग कण आदि संरचनाओं का विकास होता है। और क्या होता है, लघु बीजाणु पराग जैसी घटनाएं घटती हैं। और मादा जननांगों में, मादा जननांग के अंदर क्या होगा, तो वर्तिकाग्र और लघु बीजाणुधानी, बीजांड, भ्रूणकोश आदि संरचनाओं का विकास होता है। और ये क्या कहलाती, ये घटना क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। नर जननांगों में क्या होगा, परागकोश, परागकोश के बाद लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि संरचनाओं का क्या होगा, विकास होगा। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। और मादा में क्या होगा, मादा के अंदर भी ध्यान दीजिए, दीर्घ बीजाणु किसे कहते हैं बेटा, दीर्घ बीजाणु गुरु बीजाणु को ही बोलते हैं। तो मादा जननांगों में वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश आदि की संरचनाओं का विकास होगा। और ये क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। ओके बेटा, अब तो सबसे पहले हम देखते हैं नर पे जाते हैं, पुंकेसर पे जाते हैं। कहां पे जाते हैं, पुंकेसर वाले में जाएंगे। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जनन भाग होता है। पुंकेसर जो होता है पुष्प का क्या होता है, नर जनन भाग है। और हमको पता है कि पुष्प के नर जनन भाग में क्या चीजें होती हैं, 3 चीजें पाई जाती हैं। कितनी चीजें पाई जाती हैं, 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तो पुतंतु, पुतंतु और क्या है, पराग कोश है। क्या है, पराग कोश है। और पराग कोश के अंदर जो बनेंगे क्या कहलाएंगे, पराग कण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पराग कण। ये 3 संरचनाएं हमको कहां मिलेगी, पुष्प के नर जननांग पे। कहां मिलेगी बेटा, पुष्प के नर जननांग के अंदर हम ये 3 संरचनाओं को देखेंगे। ठीक है बेटा, सर प्लीज इसका स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 3 संरचनाएं हैं पुंकेसर के अंदर, यानी कि नर के जननांग के अंदर। बस कोई ज्यादा नहीं है। अब इनको हमको देखना है कि ये जो पराग कोश है ये बना कैसे होता है, इसके अंदर पराग कण कैसे बनते हैं, कैसे कैसे परिपक्व होते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस देखना है। और परिपक्व होने के बाद कैसे पराग कोश फूटेगा और उसके द्वारा पराग कण बाहर आएंगे। भाई परिपक्व होगा, पराग कोश परिपक्व होगा, पराग कोश के अंदर पराग कण बनेंगे तो कौन सी कोशिकाएं होंगी जो पराग कणों को पोषण प्रदान करेंगी। इसके बाद पराग कण कैसे परिपक्व होगा, किससे पोषण लेगा, फिर पराग कोश कैसे फूटेगा, उससे पराग कण बाहर कैसे आएंगे, ये चीजें हमें देखना है। ठीक है बेटा, क्या लिखा है, परागण क्या होता है, पराग कणों का, ये पराग कण इसके अंदर बन रहे हैं। अब पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, इससे निकल के कहां पहुंच जाएं, वर्तिकाग्र में पहुंच जाएं। वर्तिका के अग्र भाग में पहुंचना, यानी कि वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो थोड़ा सा चलते हैं पराग कोश पे। आप लोग देख लीजिए पराग कोश की संरचना, ये आपका तंतु दिख रहा है। अब इसके बाद ये पराग कोश की संरचना है, एक आगे से है एक पीछे से। 2 चित्र आपको दिख रहे हैं, लिख दीजिए डिफिनीशन। सर क्या की डिफिनीशन बेटा, पराग कोश की। जतिन क्या हुआ ब्रदर, ओके बेटा। और बाकी जितनी भी डिफिनीशंस हैं आपको बिल्कुल मिलेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको दिख रहा होगा पराग कोश, पराग कोश की भी डिफिनीशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसको, अनुराग सिंह ठाकुर, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ थे बेटा अभी तक, क्या दिक्कत है आपको। बिल्कुल पराग कोश की डिफिनीशन मिलेगी।
अनुराग सिंह ठाकुर, क्या दिक्कत है आपको? बेटा आराम से डेडिकेटेड होकर स्टडी करो, समझ में आ जाएगा। ऑल क्लियर है? तो ओके बेटा, ये आपको दिख रहा होगा परागकोश। परागकोश पे मैंने बताया कि एक पुतंतु होता है और पुतंतु के साथ साथ ये पूरा पुतंतु लगा रहेगा, इसके साथ साथ ये एक कोश बना रहेगा, पूरा होगा परागकोश। इसके अंदर परागकण डेवलपमेंट होंगे। ये आगे का फोटो है, ये पीछे का फोटो है परागकोश का, पुतंतु का। अब इसी परागकोश को अगर हम बीज से काट देंगे, बीज से काट देंगे, सर आगे पीछे क्यों चल रहे हैं? क्या बेटा आगे पीछे कहाँ चल रहे हैं? सही चल रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके बेटा, तो क्या करना हो, इसको अगर हम बीज से काट दें परागकोश को, जब हम परागकोश को बीज से काट देंगे तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? संयोजी ऊतक पाए जाएंगे। और यहाँ पे 4 पालियां दिख रही हैं, 4 पालियां दिख रही हैं। इन चारों पालियों में क्या है? परागकण है। क्या है? परागकण है। ओके बेटा, 4 पालियों में सर्क पढ़ाइए आप, क्लियर है? ओके बेटा, इसको हमने क्या किया? बीज से काटा। जैसे ही हमने इसको बीज से काटा तो हमको क्या दिख रहा है? ऐसी संरचना दिखेगी। यहाँ चारों जगह, चारों पालियों के अंदर, चारों पालियों के अंदर क्या हो जाएगा? पराग कणों का निर्माण होगा। ठीक है बेटा, और पराग कणों के निर्माण होने से ये पराग कण निकलते दिखाई देते हैं। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा और चलते हैं। अभी समझ में नहीं आया, अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा और चलते हैं कि परागकोश की संरचना और कैसे होती है। तो परागकोश की संरचना में थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये जो 4 चीज, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो चारों चीज हैं, सिर्फ अगर इनका चित्र लिया जाए तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा निकल के आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये चारों चीज एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो चारों चीज है, ये यहाँ की स्ट्रक्चर को अगर हम बड़ा करके देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब ऐसे में ये संवहन मूल है जहां से जुड़ा रहता है परागकोश। इसके बाद ये जो चारों पालियां हैं, पहली पाली, दूसरी पाली, तीसरी पाली और चौथी पाली, 4 पालियां किसकी दिख रही हैं? परागकोश की 4 पालियां दिख रही हैं। और इस पे 3 परत हैं, एक है बाह्य त्वचा, एक है मध्य परत, और अंदर की परत दिख रही है टेपिटम। क्या दिख रही है? टेपिटम। और ये अंदर क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु बीजाणु बनते किससे हैं, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा क्या लघु बीजाणु बनते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। अब इसके ऊपर 3 परत पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट तक में पूछा गया है कि टेपिटम का क्या कार्य है। भाई 2 ऊपर परत हैं, दोनों परत किसके उद्देश्य से हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हैं। ठीक है बेटा, लघु बीजाणु की परिभाषा आएगी क्या सर? बिल्कुल बेटा, आ भी सकती है। तो परागकोश के अंदर पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फिलहाल लघु बीजाणु जनन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं परागकोश की संरचना बता रहा हूं बेटा। पढ़ाया जाएगा, वो भी आपको लिखाया जाएगा। परिभाषा की टेंशन आप लोग ना लीजिए, जितनी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है एक भी छूटने वाली नहीं है। जो समझने वाली चीजें उनको मैं समझा दूंगा, बाकी जो परिभाषा वाली चीजें हैं बेटा वो बिल्कुल आपको मिलेगा। और जो भी जहां क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐड होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस शांति से पढ़िए, आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे आप लोग अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो आप डाउट सेशन पे डाउट डालिए, सबका सॉल्व भी मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये परागकण जो है, ये परागकण किससे बनते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। याद रखिएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं, यानी परागकण बनते हैं। अब एक जो परागकोश है, इसके अंदर 3 परत है। क्या है? 3 परत है। कितने हैं बेटा? 3 परत हैं। अब 3 परत में जो 2 परतें हैं वो सिक्योरिटी के उद्देश्य से हैं, सुरक्षा के उद्देश्य से। बाह्य त्वचा और मध्य परत क्या करते हैं बेटा? सुरक्षा के उद्देश्य से काम करती हैं। लेकिन सबसे आंतरिक परत जो दिख रही है इसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। और टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट परत है, क्योंकि टेपिटम क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण। पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिखे दे रहा हूं, 1 मिनट। ये जो टेपिटम है, टेपिटम क्या करेगी? इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। टेपिटम का काम है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। ठीक है बेटा, पराग कणों को क्या करना? पोषण प्रदान करना। और ऊपर की जो परत है, बाह्य त्वचा मध्य परत, ये सुरक्षा की दृष्टि से होती है, इनसे पराग कण क्या होते हैं? ढके होते हैं।
और आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कोई जीवित कोशिका है, परागकण एक जीवित कोशिका है, अगर जीवित कोशिका को पोषण नहीं दिया जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा तो वहीं पे खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। तो मर जाएगी तो आगे सिस्टम कोई होगा नहीं, मादा नर युग्मक का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होती है, टेपिटम होती है, क्या करती है, परागकणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और ये क्या दिख रही है आपको, पराग भित्ति, पराग कोष क्या दिख रही है, सबसे ऊपर क्या है, पराग कोष भित्ति है। क्या बेटा, सबसे ऊपर पराग कोष भित्ति है। अब होगा क्या, थोड़ा सा प्रोसेस और समझ लीजिए, होगा क्या, अब इसी के अंदर क्या होगा, परागकण परिपक्व होगा। क्या होगा, परागकण बनेगा, और बनने के बाद इन्हीं चारों के अंदर क्या होगा, परागकण जो है इन्हीं चारों के अंदर बनेगा, और बनने के बाद इन्हीं चारों के अंदर क्या होगा, परिपक्व होगा। क्या हो जाएगा बेटा, परिपक्व हो जाएगा। और इन्हीं चारों के अंदर जब परिपक्व हो जाएगा पूर्ण रूप से, जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये त्वचा ऑटोमेटिक फट जाएगी, और फटने से क्या हो जाएगा, परागकण क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फटने से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सृष्टि पीडीएफ क्या बोल रहे हो, पीडीएफ मिल जाती है, स्क्रीनशॉट क्या करोगे। हाँ बेटा पीडीएफ मिलती है आपको, एक स्टेयर होती है, अस्लियम सरवन संवन पुल क्या होता है, क्या बेटा, संवहन पुल। संवहन पुल का मतलब होता है जहां से ये संवहन पुल, एक बार समझ लीजिए, ये जहां से ये जुड़े हुए हैं, ये है संवहन पुल, ये जहां से चीजों का संवहन होता है। अब क्या होगा, इसके बाद इसी के अंदर परिपक्व होंगे, परिपक्व होने के बाद परागकोश का प्रफुटन होगा, मतलब फूटेगा, और फूटने से क्या हो जाएगा, परागकण मुक्त होंगे, और परागकणों के मुक्त होने पर क्या होंगे, कोई पंछी या पशु कोई भी क्या करेगा, परागकणों के ऊपर बैठेगा तो उसके शरीर में लग जाएंगे, और वही जाके वर्तिकाग्र के ऊपर बैठेगा तो एक आध परागकण वर्तिकाग्र पहुंच जाएंगे, तो परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो परागकोश की संरचना में आपको क्या लिखना है, तो यही लिखना है कि प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें पराग कणों का परिवर्धन और विकास होता है। आप लोगों ने समझा भी होगा, परिभाषा पे यही लिखेंगे कि प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें पराग कणों का परिवर्धन होगा। परिवर्धन के साथ क्या होता है बेटा, विकास होता है। और प्रत्येक परागकण में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। 4 धानियां देखी ना आपने, 1 2 3 4, देख लीजिए 4 धानियां है ना, 1 2 3 4। प्रत्येक पराग कण में क्या होता है, प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जिसमें क्या होते हैं, पराग कण भले रहते हैं। और पराग कणों का निर्माण मैंने आपको बताया था कि पराग कणों का निर्माण क्या होता है, मात्र कोशिका, किसके द्वारा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। पराग कणों का निर्माण परागकण मात्र कोशिका, या कह सकते हो लघु बीजाणु, इसमें यह भी लिख सकते हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु परागकण मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में किसके फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन। सर मेरे हेल्थ सही है, स्क्रीनशॉट देख लूंगा, सर मेरा हेल्थ सही नहीं है। ओके बेटा देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर एक चैप्टर तो आएगा नहीं क्लास 12 में, देखते हैं बेटा, नया जैसे सिलेबस जारी होगा हम लोग बिल्कुल आपको बताएंगे कि पहला चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी यूपी एमएसपी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया बेटा। तो क्या होता है, निर्माण किससे होगा, पराग कणों का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका में किसके फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन से होता है। किससे द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्या बताया था, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या डबल है तो क्या हो जाएगा, 2n, और आधी रह जाती, समझाया था मैंने अर्धसूत्री विभाजन में कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, n रह जाएगी। क्या रह जाएगी बेटा, n रह जाएगी। तो आप लोग कह सकते हो कि अगर परागकण मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या n यानी कि अगुणित संरचना होगी, द्विगुणित नहीं होगी। भाई द्विगुणित का मतलब दोनों है, 2n है, 2n का मतलब द्विगुणित, और जहां पे सिर्फ n है उसका मतलब क्या होता है, अगुणित। तो ये क्या होगी, अगुणित संरचना होगी, और जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रोमायोस्फोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमियोस्फोर भी कहते हैं। इतना क्लियर है बेटा, परागकोश के बारे में इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया, सब लोग यस पोल करेंगे, इतना समझ में आया। माइक्रोस्फोयर क्या है बेटा, वही बता रहा हूं कि जो पराग कणों की संरचनाएं होती हैं इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्फोयर कहते हैं। 81 19 क्या हो रहा है बेटा, मैं जा रहा हूं। अतुल क्या दिक्कत है बेटा तुम्हें, अतुल सर इजी लैंग्वेज में, आई मीन अपनी लैंग्वेज। बेटा ये हमारी लैंग्वेज से लिख के आया है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे क्या दिक्कत है आपको, कुछ नहीं लिखना है।
प्रत्येक परागकोश में पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन और विकास होता है। और प्रत्येक परागकोश में 4 क्या होती हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं जिसमें परागकण भरे होते हैं। और परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से घटित होने से होता है। अतः ये संरचनाएं अंगुणित होती हैं और इनको क्या कहा जाता है बेटा, माइक्रोमियोस्फोर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमियोस्फोर। ठीक है बेटा, कोई परेशानी बेटा, ऑल क्लियर है सबको? तो ये चीजें आपको आसान लगी, कुछ आसान लगी, सब लोग यस करेंगे। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी आसान करते हैं, 3D दिखाते हैं आपको, 3D दिखाएंगे इसके बाद और भी आसान करेंगे बेटा, और भी अभी आसान करेंगे, और भी आसान करने की कोशिश करेंगे। 10% लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है, कहाँ दिमाग है बेटा आपका? न्यू बुक से पढ़ाते हैं, लेसन बट गया है, पहले लेसन कट गया। देखते हैं बेटा लेसन कटता है या नहीं कटता। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पराग कणों का प्रस्फुटन होगा, कैसे पराग कोष फूटेगा। ये देखिए पराग कोष फूट गया। अब फूटने के बाद क्या होता है, पराग कण क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, पराग कण बाहर निकल रहे हैं। देखिए निकल रहा है ना बाहर। ओके, 3D भी दिखाया जाएगा। ये देखिए संवहन पूल, और ये है बाह्य त्वचा, ये है पराग भित्ति, और ये है पराग कण। और पराग कण पराग कोष के फूटने के बाद ऐसे क्या होंगे, बाहर आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बाहर आएंगे। ओके, दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक बार 3D, एक बार 3D देख लीजिए पुष्प की संरचना का। यह है आपका आवृत्तबीजी पुष्प की संरचना, यहाँ पे दिखाई जाएगी आपको। आवृत्तबीजी पुष्प, प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब बढ़ना, परिपक्व होना। तो ये आपके हैं दलपुंज, पिटल्स, और ये क्या है आपका बाह्य दलपुंज, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। अब इसके बाद ये पार्ट आपका जेंटाइल एरिया है, इसमें नर और मादा दोनों पार्ट दिखाए जा रहे हैं। कौन से पार्ट दिखाए जा रहे हैं, नर और मादा। इसके बाद अदर पार्ट्स भी दिखाए जा रहे हैं। अब ये क्या है, पुंकेसर वाले पार्ट हैं, और ये कौन से हैं, स्त्री केसर वाले। ये पुंकेसर वाला होता है, ये स्त्री केसर वाला होता है। आपने देखा होगा अभी चित्र में। मैं ये क्लास छोड़ रहा हूं, मेरा हेल्थ। ओके बेटा, हेल्थ नहीं ठीक, आप जा सकते हैं, बाद में ले लेना क्लास, ठीक है। तो ये आपको पुष्प दिख रहा है, इसमें नर और मादा दोनों पार्ट दिख रहे होंगे। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइडल्स, अब फंक्शन देखेंगे, इसके आगे चलते हैं। अब इसका कार्य क्या है, प्रोटेक्ट ऑफ बड। बड का मतलब कलिका की क्या करना, सुरक्षा करना। बाहर का जो होता है बाह्य दलपुंज, इसका काम क्या है, कलिका की सुरक्षा करना। कलिका की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। कली रूप में क्या करेगा, कलिका की सुरक्षा करेगा। अब इसके बाद जब परागकण बनते हैं तो कोई मधुमक्खी आके बैठती है तो क्या हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन से, यानी कि परागकण उसके शरीर पे लिपट जाते हैं। और कहाँ पे बनते हैं, ये पुंकेसर, और पुंकेसर के ऊपर क्या है, परागकण ये अंदर बन रहे हैं, परागकोश के अंदर। परागकोश के अंदर क्या, नर युग्मक यानी कि परागकण क्या हो रहा है, बन रहा है। परागकण कहाँ बन रहा है, पुंकेसर पे परागकण क्या हो रहा है, बन रहा है। आगे देखिए, व्हाट अबाउट द कार्पल्स। अब थोड़ा सा कार्पल्स की तरफ जाइए, मैं इसको खत्म किए दे रहा हूं। अब ये 3 पार्ट दिख रहे हैं मादा वाले पे, फीमेल रिप्रोडक्टर्स में, मतलब स्त्री केसर में 3 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या दिख रहा है, बीजांड। ये ओवरी, यानी कि ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, अंडाशय है। और ये स्टाइल है, यानी कि वर्तिका है। ये क्या है, वर्तिका है। ये क्या है बेटा, ये वर्तिका है। और ये क्या है, वर्तिकाग्र है। क्या है, वर्तिका का अग्र भाग, मतलब वर्तिका का सबसे ऊपरी भाग, मतलब सबसे आगे जो भाग होता है वो क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र, यानी कि इसको अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। दिख रहा होगा आपको सारे पार्ट्स, आई थिंक सारे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। सभी को सारे पार्ट्स समझ में आए कि एक बार फिर से चलाएं बेटा, सारे पार्ट्स सभी को समझ में आए या एक बार फिर से चलाया जाए। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड, नो। ओके, फिर से एक बार फिर से बेटा देख लो, एक बार फिर से, लेट्स अगेन रिपीट। ओके ओके बेटा, जिसको जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख ले, फिर से देख ले। फ्लावर्स के पार्ट्स कैसे होंगे, मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के मुख्य भाग एक बार देख लेंगे सब लोग। ये क्या है बेटा, दलपुंज है, और ये क्या है, बाह्य दलपुंज है। ये दलपुंज है, और ये क्या है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हरे रंग का रहता है। ये पूरे क्या है, जनन संबंधी भाग हैं। ये क्या है, जनन, वो दोनों सहायक भाग हैं, और ये कौन है, मेन भाग हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखो, ये क्या है, पुंकेसर वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, पुंकेसर वाला एरिया है। ये पूरा कौन सा एरिया है, तो स्त्री केसर वाला एरिया। ये कौन सा है, स्त्री केसर वाला। पुंकेसर में क्या क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर के अंदर परागकोश और परागकण और पुतंतु 3 पाए जाएंगे।
फंक्शन आप इसका फंक्शन देख लीजिए, काम, इसका काम क्या है, कलिका की रक्षा करना। क्या, प्रोटेक्ट ऑफ बड, यानी कि इसका काम है कलिका की क्या करना, रक्षा करना। क्या काम है बेटा, कलिका की रक्षा करना। बाह्य दलपुंज का काम है, किसका काम है, बाह्य दलपुंज का काम है क्या, कलिका की क्या करना, रक्षा करना। आगे देखिए, और यहाँ पे पुष्प क्या करते हैं आदमी, पुष्प जो होते हैं व्यक्ति बहुत चीजों में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मान लिया जाए पराग कणों पे क्या करती है, मधुमक्खी बैठती है तो पराग कणों को ले जाती है, ले जाके किसी वर्तिकाग्र में उसी के द्वारा पहुंच जाता है। ये पुंकेसर का पार्ट है पूरा। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, अंदर क्या बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं। अंदर क्या बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं पुंकेसर। इसके अंदर देखिए पराग कोश के अंदर क्या बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं। और इसके साथ साथ अब कार्पल में जाइए कि इसके अंदर क्या होता है, इसका फंक्शन एक बार देख लीजिए, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, इतना पूरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंडाशय, क्या हो जाएगा बेटा, कार्पल मतलब स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में कौन कौन सी चीजें हैं, तो क्या उनसे पहला चीज क्या है, ये पूरा गोल वाला क्या है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड, ओवरी, ओवरी के अंदर बीजांड। और ये स्टाइल, स्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा, वर्तिका होती है। और वर्तिका के अग्रभाग यानी कि ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्लियर है सबको, पुष्प के नर भाग और मादा भाग यानी कि पुमंग और जायांग, सबको क्लियर है बेटा। तो एक बार सब लोग यस करेंगे, समझ आया, सब लोग यस करेंगे, समझ आया, सभी लोग यस करेंगे बेटा, समझ आया, समझ आया, क्या हुआ, सब लोग कमेंट, सब लोग पोल करेंगे, समझ आया, समझ आया, सब लोग पोल करेंगे एक बार, यस यस यस। कहाँ जाता है, का दब गया था, क्या दबा था बेटा, पोल क्या आया था, पोल में क्या लिख के आया था, कुछ उल्टा दब गया था बेटा। पोल पे क्या लिख के आया था, पोल पे मुझे मालूम था, अच्छा मुझे मालूम था आप कह के आया था, ओके बेटा। तो एक बार समझ आया मैं, आप लोग पोल करेंगे, यस पोल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और डीपीपी उपीपी देके क्लास को खत्म करेंगे और आगे की बात करेंगे, ठीक है बेटा। पोल पे सब लोग एक बार यस करेंगे, सभी लोग, सभी लोग यस करेंगे। 97-3% लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया, गजब कहानी यार। चलिए बेटा बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कल की बात, कल की क्लास पे हम लोग क्या देखेंगे और आपके लिए डीपीपी क्या होगी। तो 2 मिनट के रिवीजन की बात, जो रिवीजन तो आप लोगों का हो ही गया होगा, किसके द्वारा, रिवीजन आपका हो गया किसके द्वारा बेटा, तो रिवीजन हो गया आपके किसके द्वारा, 3D द्वारा, किसके द्वारा, 3D द्वारा। अब आपके लिए कुछ डीपीपी है जो लेके ले आया हूं मैं। आवृत्त बीजी के जननांग को, आवृत्त बीजी पादपों के जननांगों को क्या कहते हैं, और यह किसके रूपांतरण से बनता है, मतलब पुष्प किसके रूपांतरण से बनता है, आप लोगों को पता होगा, कलिका के रूपांतरण से ना। तो ये चीजें हैं, ये करके आना है आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को पूर्ण करने में कितने चरणों में विभक्त किया गया है, ये भी पढ़ाया गया है आपको आज। कितने चरणों में विभक्त किया गया है, ये भी आप लोग घर से करके लाएंगे। परागकण किस प्रकार के जननांग से संबंधित होता है, नर से कि मादा से, ये करके आना है। और पुंकेसर में कितने भाग होते हैं, ये डीपीपी करके आना है। आप लोगों को डीपीपी अच्छे से समझ आ रही होगी, जिसने क्लास को देखा होगा एकदम हलवा डीपीपी है, आसानी से कर देगा। जिसने भी क्लास को देखा होगा बहुत आसानी से करके दिखाएगा इसको, इसको, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपके लिए कल क्लास का आएगी, तो कल हम देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। क्या बेटा, कल का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। क्या है, लघु बीजाणु जनन। ओके बेटा, आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे अलग एनर्जी के साथ और अलग कंटेंट के साथ। ओके बेटा, बाय बाय बाय। ऐसा जहान, ओके बाय बेटा, ओके बाय, गुड नाइट, ओके बाय बाय, रचना बाय, कौशल बाय, सबको बाय बाय।